गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए, आज हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन ले रखा है और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो समय ना गवाते हुए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, क्योंकि समय कम है और तैयारी आप लोगों को ज़्यादा करनी है। और आज मैं आप लोगों को सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव का। समय की भी थोड़ी कमी है, तो इसलिए 10 क्वेश्चन आज कराता हूँ, 10 क्वेश्चन कल, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि आप लोगों का 20 तारीख तक सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। एटलीस्ट एक सेट तो हो ही जाए और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीरीज़ भी लिख दिया गया है, कौन से सीरीज़ का है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये है सीरीज़ D3CBA/1 सेट 1 है। आप लोग सिंपली सेट 1 और 2 3 समझिए। तो सेट 1 है। यहाँ पे साइंस का जो क्वेश्चन हमने लिया है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के ही सारे क्वेश्चन करेंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन आज कर लेना है, 10 कल करेंगे। उसके बाद जितने भी 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन है, उसको फिर हम आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of a granulated zinc in a test tube and then warmed. The reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation as। बड़ा अच्छा बात है। इसमें कहा गया है कि 2 ml क्या लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसमें हमने कुछ टुकड़े किसके डाले हैं, जिंक के, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म किया गया। तो फिर हमने पाया कि जो रिएक्शन तैयार होता है, वहाँ रिएक्शन जो हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने लिया क्या है। आपने लिया है 2NaOH, किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए, जिंक के साथ। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ पता है कि जिंक के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस दोनों में सोडियम और जिंक को अगर आप ध्यान देते हैं तो जिंक सोडियम से उसके कंपाउंड को नहीं तोड़ पाएगा। कारण क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो स्वाभाविक सी बात है, जिंक को ही इधर आना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसको फटाफट से हम लोग बैलेंस करते हैं, देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, Na आपका 2 होगा, Zn आ गया है इस ओर। उसके बाद देखते हैं क्या बच गया हमारे पास, O2 बच रहा है। O कितना होगा, ऑक्सीजन 2 एटम, हाइड्रोजन भी 2 एटम, सोडियम भी 2 एटम सॉरी। तो सोडियम का 2 एटम यूज़ कर लिया हमने, जिंक को यहाँ पे ऐड कर लिया, ऑक्सीजन का 2 एटम दे दिया। अब बच जाएगा हाइड्रोजन यानी H2, ये लिबरेटेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। वेरी सिंपल। अब देखिए ये कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हमारा जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, राइट। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझने और देखने में सही रहेगा आप लोग को। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ Na2ZnO2 प्लस H2 जो हमने रिएक्शन के दौरान निकाला वो यहाँ दिख रहा है। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन इज लाइट। ये बड़ा ही पॉपुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आप लोग इसमें से आप पहचान भी गए होंगे बहुत सारे बच्चे कि जैसे ही हमने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला तो ये बड़ा ही पॉपुलर है। वो है कौन,
सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सभी लोग आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि ये जब इस पे लाइट पड़ता है, पुराने समय में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी उसमें इसका यूज़ होता था। तो जब लाइट पड़ती थी तो फिर जो है हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता था, तो फिर सिल्वर उससे अलग हो जाता था और ब्रोमीन भी अलग हो जाता था। तो वेरी सिंपल और वेरी क्लियर आपका ऑप्शन है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। है तो 2 ही हुआ है, देख लें, हाँ 2 है। चलिए सॉरी 3 पे आते हैं, 3 नंबर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आता है, अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कहा गया है मेटल, फिर नॉन मेटल, वो दोनों ही, एक ऐसा मेटल आपको बताना है और एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी लिक्विड में रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर पर भी, यानी सामान्य रूम टेम्परेचर पे भी। ऐसे किसी मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, और एक नॉन मेटल का भी नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। चलिए, तो ये सभी लोग पहले भी पढ़े होंगे। मरकरी तो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं कि मरकरी होता ही होता है। और कौन होता है? नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, बच्चे देखते ही इसको फटाक से टिक कर लेंगे, ऐसे बोलेंगे अरे सर मिल तो गया आंसर, ब्रोमीन एंड मरकरी। बिल्कुल गलत, गलती से भी ये काम मत कीजिएगा। क्यों? ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ। पहले कहा है मेटल, क्या कहा? मेटल। फिर क्या कहा इसने? नॉन मेटल। तो आपको तो पहले मेटल को ही देखना है। मेटल कौन है? मरकरी। तो आपको लिखना होगा मरकरी पहले, फिर नॉन मेटल को लिखना है यानी ब्रोमीन, यानी आपका सही ऑप्शन होगा सी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन को जब भी एग्ज़ाम में जाइए एकदम हड़बड़ी नहीं, माइंड को बिल्कुल से एकदम शांत रखना है, एकदम काम रखना है और ध्यान से पढ़ना है क्या कहा गया है, फिर समझ के उसके आंसर को टिक करेंगे। कई बार होता है हमें आंसर आता है पर हड़बड़ाहट में, अभी अब जैसे देख रहे थे यहाँ आंसर आपको आ रहा है, मेटल भी आप जान रहे हैं, नॉन मेटल भी जान रहे हैं, अब टिक करके ये चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपसे कहा ना पहले मेटल फिर नॉन मेटल, तो आप उसी सीक्वेंस में रखिए ना, पहले मेटल को रखिए फिर नॉन मेटल को। चलिए आगे आते हैं, कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग कार्बन कंपाउंड पढ़े होंगे, कार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे। आप जानते हैं अच्छे से कि कार्बन के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यूँ कह लें जो बॉन्डिंग वो करता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और हर बच्चे जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से, है ना, ये क्या होता है? क्या होता है? वीकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रहे। तो ये वीकर है। तो पहली बात तो ये है कि कार्बन कंपाउंड जो बॉन्ड बना रहे होंगे वो बना रहे होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि वीकर है किससे? आयनिक बॉन्ड से। यानी सिंपल शब्दों में कहें, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड से वीकर होता है, और कार्बन कंपाउंड जो बने होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होंगे। इट मीन्स वो सारे कंपाउंड जो हैं उन सबों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा उनके मॉलिक्यूल के बीच, वो वीकर रहा होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। एक ऑप्शन तो ये आपका सही हो गया। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि कार्बन जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, कोई बच्चा बोल भी सकता है सर, पर उसी का एक रूप देखने को मिलता है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्टर है। हाँ भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर है, नो डाउट, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन वो भी आपका कंडक्ट तो करता है, लेकिन वो भी इतना अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। और वैसे भी हम ग्रेफाइट को एक एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ते हैं। बाकी जितने कार्बन कंपाउंड होते हैं वो सभी ना बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये ध्यान रखिए। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन निकल कर आया वो 2 है और 4 है। तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन सी बता रहा है।
तो सी आपका सही आंसर हो जाता है। फिर आगे आइए, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए इसमें देखें क्या कहा गया है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी इस चैप्टर को, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने के भी इसमें जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं उन सबों में सबसे ज़्यादा जब द मोस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो देखने को मिलता है, वो मिलता है FeSO4, क्योंकि इसके पास जो होता है वो क्या होता है, हेप्टाहाइड्रेट होता है। यानी हेप्टा किसको, 7 को कहते हैं, और हाइड्रेट यानी क्या, H2O। यानी कि ये आपने देखा होगा FeSO4 7H2O, ठीक है। हालांकि CuSO4 में भी देखने को मिलता है, 2H2O मिलता है, इसमें हाफ भी मिलता है, 2 भी मिलता है, ये वहाँ 7 तक कोई नहीं जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ना तो ये 7 तक जाएगा, ना ये 7 तक जाएगा, ना तो ये। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो वहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है किसमें, ए में, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, बहुत अच्छी बात। आप सभी लोग जानते हैं, जब आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसी में ये चीज़ क्लियर कर दिया गया था कि एल्यूमिनियम जो है और जिंक जो है ये दोनों एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। इसके जो कंपाउंड बनेंगे वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी। या सिंपल शब्दों में इसके जो ऑक्साइड्स होंगे, ऐसे समझिए, इसके जो ऑक्साइड्स होंगे, स्पेशली ये क्या आ गया, इसके जो ऑक्साइड्स होंगे और इसके जो ऑक्साइड्स होंगे ये दोनों ही एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। यानी यूँ समझ लीजिए ना कि दे बिहेव लाइक, सम टाइम दे बिहेव लाइक एसिड एंड सम टाइम दे बिहेव लाइक बेस। और जिसके पास ना एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाए या दोनों से रिएक्ट करने की क्षमता रखता, हम लोग उसको सिंपल सी बात कहेंगे एम्फोटेरिक। क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। तो स्वाभाविक सी बात है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखते हैं क्या है, MnO2 + 4HCl MnCl2 2H2O + Cl2। इतना लंबा चौड़ा कहानी बताने की जरूरत क्या है। अब सिंपल शब्दों में पूछिए, आपको पूछना क्या है, पूछना ये है द रिएक्शन गिवन above is a redox reaction because in this case। हाँ, अब ये है कि रिएक्शन जो ऊपर दिया गया है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऊपर दिए गए रिएक्शन में हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऊपर वाले रिएक्शन, अच्छा सबसे पहले इसको समझिए, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, यानी ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, चल रहा है, तो हम इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी सिंपल शब्दों में है, रेडॉक्स कह दिया तो आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ जाता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, और कहाँ हो रहा है इसको ढूंढ के आपको बताना है। तो अगर आपने ऑक्सीडाइजेशन पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजेशन कब होता है, तो आप सिंपल शब्दों में कहे होंगे या समझे होंगे कि ऑक्सीजन अगर कोई ले रहा है, ऑक्सीजन का कोई गेन कर रहा है, या हाइड्रोजन को कोई लूज कर रहा हो, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजेशन। यानी कि ऑक्सीडाइजेशन ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से दोबारा इसे हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। और इसी का ठीक उल्टा, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा हो और हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रहा हो, तो हाइड्रोजन एटम गेन और ऑक्सीजन एटम लूज, तो इसे हम कहते हैं क्या, रिडक्शन। सिंपल सी बात है। अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है क्या इस रिएक्शन में, तो देखिए ये MnO2 था, ये बेचारा बन गया MnCl2। तो भाई इसका ऑक्सीजन गया कहाँ, इसका जो ये ऑक्सीजन था बेचारे का
वो कहाँ गया, उड़ गया। यानी कि ये MnO2 ने क्या किया है, ऑक्सीजन को निकाल फेंका है। ऑक्सीजन अगर निकाल फेंकते हो यानी लूज़ कर देते हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यानी MnO2 ने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है। कहीं पे है देखिए MnO2 इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, अब अगला है कि HCl पे नज़र दौड़ाइए। दूसरा कंपाउंड आपका HCl है। HCl ने क्या किया, HCl ने क्या किया कि Cl तो रहा, Cl तो रहा ही, लेकिन इस क्लोरीन ने क्या किया है कि हाइड्रोजन को अपने से निकाल फेंका है। तो भाई हाइड्रोजन अगर आपने लूज़ कर दिया तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन। यानी कि HCl ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइजेशन कर दिया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट एंड परफेक्ट है। बिंदास होके लगाइए, आगे बढ़िए। नंबर 8 में आइए। नंबर 8 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए ये अब बायोलॉजी में आते हैं, फटाफट से देखते चले जाते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। ये बात बिल्कुल गलत है। माँ उत्तरदायी नहीं होती है। लिंग निर्धारण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फादर। ध्यान रहे फादर, क्योंकि वही XY रखते हैं और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इस क्रोमोसोम की वजह से जो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं यानी लिंग का पता करते हैं, वो इन्हीं की वजह से, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दिए हो भाई। ये बोल रहा है कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है ना मेल चाइल्ड होने की वो अधिक है फीमेल चाइल्ड की तुलना में। तो कितनी गलत बात इसने कही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास मेल के पास दोनों ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं और दोनों की ही संभावना बराबर होती है, तो इसलिए ये बात गलत है। चलिए, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सत्य वचन। व्हेन मेल एंड फीमेल जेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, बिल्कुल सही बात है। ये तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ही ये बात डिसाइड हो जाती है कि लड़का होना है या लड़की होनी है। कारण क्या है कि आपने जो वहाँ फर्टिलाइजेशन किया, यानी कि जो जेमेट्स फ्यूज़ हुए हैं वो उसी पे निर्भर कर जाता है कि लड़का होना या लड़की होना है। तो ये एकदम सत्य कथन है। ये आपका 2 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए नंबर 9 में आते हैं, समय बहुत हो रहा है, फटाफट से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सत्य वचन है। यही 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वही तो आनुवांशिकता निर्धारण का और आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाने का काम करते हैं, अगर आपने बायोलॉजी ढंग से पढ़ा है तो। चलिए आगे देखते हैं, ये सत्य वचन हो गया। आगे देखते हैं। आर थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं? क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं? कौन? क्रोमोसोम। जी हाँ, होते हैं। नहीं पढ़े हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगला है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, बिल्कुल गलत बात है। हमने आप लोगों को नहीं, लेकिन इससे पहले जहाँ कहीं भी मैंने बताया है कि ये पेयर में नहीं जाते हैं। 23 जो क्रोमोसोम है वो मेल से ट्रांसफ़र होते हैं एंड 23 फीमेल से। तो स्वाभाविक सी बात है पेयर में नहीं जा रहे होते हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। ये जो क्रोमोसोम है वो पेयर में आपके जो बच्चे को मतलब जो नया आप बच्चा तैयार कर रहे हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग, या जो भी पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें अगर आप पेयर में देंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 23 पेयर्स ही बनेंगे। और
स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी बच्चे को जन्म देना है तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये गलत बात है। ये 23 पेयर पुराना है तो 23 मेल के 23 फीमेल के, तो ये बात गलत हो जाती है कि पेयर्स जो हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होते हैं पेयर में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये घुमा घुमा के पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, बिल्कुल सही बात है, सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस को। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में भी, यानी कि जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो उसमें भी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है, कहीं है सी नंबर पे है। चलिए फटाफट से टिक कीजिए। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से होकर गुजरता है, एक्सॉन से होकर गुजरता है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, वो भी एक्सॉन में ही होता है। जो एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं वहीं पे ये कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल कहाँ पे होगा, तो एक्सॉन के टर्मिनल पे होगा। ध्यान रखिएगा, एक्सॉन के टर्मिनल पे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में, जो आपके ब्रेन को मिलता है आगे चलकर। चलिए यहीं तक रखते हैं 10 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे वादा भी किया। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कर दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि कल फिर, उम्मीद नहीं करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं लाता रहूं, क्योंकि आप ही लोग मुझे और मेरे चैनल को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें।